पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान ने चैनयान को बहुत मारा होता है ताकि वो पता कर सके कि असल में उसकी माँ अभी कहाँ पर मौजूद है। इतना ज्यादा मार खाने के बाद चैनयान ने बातियान को ये बताया था कि उसकी माँ की ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिल मेडिसिन वैली का मास्टर बनाने वाला है, जो कि कुछ दिनों बाद एल्केमी का जो कॉम्पिटिशन होगा उसी के अंदर उसी चीज के लिए बातियान की माँ को ले जाया जा रहा है। ये सुनकर बातियान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो भी डिसाइड करता है कि अब वो उसी एल्केमी कॉम्पिटिशन के अंदर जाएगा ताकि वहां जाने के बाद वो अपनी माँ को बचा सके और अपने सारे के सारे दुश्मनों का वहां पर खात्मा कर देगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो एल्डर होता है बातियान से कहा था, बातियान मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुमने कहा था ना कि जेंशन मुझे ढूंढने के लिए, तो मैंने उसका पता लगा लिया कि असल में जेंशन कहाँ मिलेगा। यहाँ से थोड़ी दूर वॉरक्राफ्ट माउंटेन है, वहाँ पर एक जगह है, उसी पे तुम्हें जेंशन मिल जाएगा। चाहो तो तुम वहाँ पर जाकर उसे हासिल कर सकते हो। लेन वहाँ पर बातियान को बता रही होती है, तुम्हें पता है जेंशन लेना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके आसपास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड लगा हुआ है जिसे तोड़ना तो मेरे भी बस की बात नहीं है, इसलिए मैं खुद वहाँ पर नहीं जा पाई। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। हम दोनों मिलकर जेंशन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। जिस पर बातियान कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, पहले ये एल्केमी कॉम्पिटिशन हो जाए, उसके बाद तुम मुझे वहाँ पर जेंशन के पास ले जाना, मैं उसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। जिस पर लिन कहती है ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगी कब तुम फ्री होते हो। उसके बाद हम दोनों जेंशन लाने के लिए चले जाएंगे। उन दोनों के जाने के बाद बातियान दाओ से कह रहा होता है, दाओ तुम यहीं पर रहो और मेरे फादर का ख्याल रखना कि उन्हें कुछ हो न जाए या फिर कोई दुश्मन वगैरह आकर उनके हमला करने की ना कोशिश कर दे, तुम्हें उनका ख्याल रखना है। दाओ कहता है बातियान तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे फादर का बाल तक बाका नहीं कर सकती, तुम बेफिक्र रहो। बातियान कहता है तो बहुत अच्छी बात है, बस तुम ऐसे ही मेरी बात मानते रहो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा ब्रेक थ्रू करने में। उसके बाद तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जिसके बाद बातियान कुछ पावरफुल पिल निकालकर अपनी बहन और अपने फादर को देते हुए कहता है कि इस पिल का इस्तेमाल करना, ये आपके मेरिडियन को पावरफुल बनाने की कोशिश करेगी। जो देखकर तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। बातियान के फादर बातियान से कहते थे तुम यहाँ से जाकर प्रैक्टिस अपना कर सकते हो, मैं अभी जा रहा हूँ लिन की मास्टर के पास, क्योंकि उसने कहा था ना कि वो हान फैमिली की सारी चीजें और हमारी भी चीजें जो हान फैमिली लेकर चला गया था वो सब हमें लौटा देगी। तो मैं वही सब देखने के लिए जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमारी है जिसे हम वापस यहाँ पर ला सकते हैं। इसलिए दाओ और बातियान के फादर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बातियान भी अपना कमरे के अंदर आ जाता है ताकि वहाँ आने के बाद वो खुद की कल्टीवेशन कर सके, और कमरे के बाहर चैन खड़ी होती है ताकि वो बातियान का ख्याल रख सके कि कोई उसे कल्टीवेशन करने के दौरान डिस्टर्ब ना करे। अंदर आने के बाद बातियान वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल स्टोन बाहर निकालता है जो कि उसे ही चैनयान की रिंग के अंदर से मिला था। बातियान लिंगर से कह रहा होता है लिंगर तुम सारे के सारे स्टोन को खा जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। इसलिए लिंगर जल्दी से बाहर आती है और सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन को वहाँ पर एक ही बार में खा जाती है। जिसके बाद बातियान वहाँ पर उसे डीमन पिल को बाहर निकालता है, जो डीमन पिल भी उसे चैनयान के रिंग के अंदर से ही मिला था। बातियान कह रहा होता है मैं यहाँ पर इसे कल्टीवेट करके देखता हूँ कि क्या ये मेरा यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करता भी है या फिर नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि असल में ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद लिंगर अपना पेट भरने के बाद बातियान को थैंक यू कहती है और थैंक यू कहने के बाद उसकी बॉडी के अंदर वापस से चली जाती है। उसके जाने के बाद तो बातियान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ आने के बाद वो उसी डीमन पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि देख सके कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी उस डीमन पिल के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन बाहर निकल कर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था। उसे जो चीज दिखाई देती वो उसी पर हमला करना शुरू कर दे रहा होता है। इस चीज को देखकर तो बातियान को भी तकलीफ होने लग गई थी क्योंकि उसी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो डीमन हमला कर रहा था। उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तकलीफ होगी तो बातियान को वैसे ही तकलीफ होने लग गई थी। बातियान काफी तकलीफों के साथ फिर भी उस पिल को रिफाइन करने में लगा होता है। वो कह रहा था यार ये डीमन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये तो मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसकी पावर को तो कंट्रोल करके ही रहूंगा। बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे शांत करते हुए कंट्रोल कर सके, वरना तो ऐसे वो बातियान का पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन तब भी वो जो डीमन होता है बातियान के अटैक के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। वो कैसे भी करके यहाँ पर बातियान को उसे रिफाइन करने नहीं देना चाहता था, लेकिन बातियान इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा होता है और काफी ज्यादा पावर बढ़ाने के बाद उसने लगातार डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से धीरे धीरे करते हुए अब वहाँ पर डीमन को तकलीफ होने लगती है। बातियान का अटैक अब वो वहाँ पर संभाल नहीं पा रहा था और जैसे जैसे डीमन को तकलीफ हो रही थी उसकी पावर वहाँ पर कम होने लगती है। जिसके बाद तो बातियान की पावर ने डीमन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पर खत्म कर दिया था। एक बार जैसे ही वहाँ पर डीमन खत्म होता है बातियान ने उस पिल को अच्छे से रिफाइन करते हुए उसकी सारी की सारी पावर को अपने अंदर डाल लिया होता है।
क्योंकि पिल को रिफाइन करके उसकी पावर अपने अंदर डालने में वही डीमन रुकावट डाल रहा था। लेकिन डीमन के खत्म होने के बाद बातियान ने पिल की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। बातियान कह रहा होता है इस पिल ने यहाँ पर मुझे पावर तो दी, लेकिन अभी भी मुझे अगर अपना मार्शल एम्परर रेल्म को ब्रेक थ्रू करना है तो वो काफी मुझे दूर लग रहा है। मैं थोड़ी और कल्टीवेशन करने के बाद अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करूँ तो हो सकता है कि मैं मार्शल एम्परर रेल्म के फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। एक बार मैंने अपना मार्शल एम्परर रेल्म ब्रेक थ्रू कर लिया तो मेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। उसके बाद मैं मेडिसिन वैली के मास्टर को खत्म कर दूंगा। देखता हूँ कि फिर भी वो मेरे चंगुल से कैसे बच सकता है। अब बातियान के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। बातियान जैसे दरवाजा खोलता है, बाहर रांझी, उसके फादर और उसका भाई होते हैं। उसे देखकर तो बातियान हैरान रह जाता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, कुछ जरूरी काम था क्या मुझसे। वो लोग वहाँ पर बातियान से कह होते, बातियान हमने तुम्हारे बारे में सुना कि तुमने कितने बड़े बड़े कारनामे किए, इसलिए हम तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए कि हमने जो भी तुम्हारे साथ पहले गलत बर्ताव किया था, हमें उम्मीद है कि तुम यहाँ पर हमें माफ कर दोगे। हमने अनजाने में ही तुम्हारे साथ वो गलती कर दी। लेकिन बातियान उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि पहले इन लोगों ने बातियान को बहुत परेशान किया था। तब वहाँ पर रांझी के फादर जो होते हैं बातियान से कह होते हैं, बातियान देखो मुझे माफ कर देना कि जब पहले तुम और रांझी साथ में थे तो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा था। इस शादी को हमारे बड़े जो एल्डर हैं उन लोगों ने पहले से ही तय कर दिया था, तुम्हारे और रांझी के बचपन में ही। लेकिन शायद मैं बहकावे में आ गया था, इसलिए मैं तुमसे मना कर रहा था तुम्हारी परमिशन पूछे बगैर कि तुम इसके लिए तैयार भी हो या फिर नहीं। देखो रांझी जो है ना हमारी फैमिली की सबसे ज्यादा चहीती बच्ची है, उसी के लिए मैं इतना ज्यादा परेशान था। लेकिन अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। क्या तुम रांझी को अपने साथ रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते हो, ऐसा तुम बता दो। इस बार जो तुम्हारा फैसला होगा मैं उसी को मानूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं देने वाला। अगर हमारी तरफ से कुछ बात हुई जिससे तुम्हें ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और तुम जो करने कहोगे मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगा, तुम कुछ भी चीज मांग सकते हो। बातियान क्या होता है, यहाँ पर ना मुझे आपका प्लान हल्का फुल्का समझ में आ रहा है। तो सुनो, मैं आपको आपका ही प्लान बताता हूँ कि अभी हाल फिलहाल हमने ये कंपटीशन जीता है जिससे हमारी सू फैमिली का नाम इस पूरी की पूरी सिटी में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। तो अभी आप यहाँ पर रांझी को लेकर आए ताकि मैं मान जाऊँ उसके साथ शादी करने के लिए। जब हमारी फैमिली के साथ आपकी फैमिली का नाम जुड़ेगा ना तो अपने आप ही इस सिटी के अंदर आपकी फैमिली का भी नाम रोशन हो जाएगा। लोग आपकी भी फैमिली को जानने लगेंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना, यही था ना आपका प्लान। रांझी के फादर वहाँ पर कह रहे थे, देखो बातियान, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी इल्जाम हमारे ऊपर लगाते जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि पहले के टाइम पे जब तुम्हारी सू फैमिली के पास कुछ भी नहीं था तो हमारी फैमिली ने काफी टाइम तुम्हारी मदद भी की है। क्या तुम वो सारे एहसान भूल गए क्या। बातियान वहाँ पर कह रहा होता है, देखो मैं यहाँ पर शादी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर रांझी कल्टीवेशन वगैरह में मेरी मदद चाहती है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। मुझे पता है कि वो अपना मार्शल किंग रेल्म ब्रेक थ्रू करना चाहती है तो मैं उसमें उसकी मदद कर सकता हूँ। इससे ज्यादा हाल फिलहाल तो मैं ना यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ ना ही कुछ कह सकता हूँ। ये सुनकर रांझी का फादर कह रहा होता है, ऐसी बात है तो ठीक है, तुम यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू ही करवा दो। मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें किसी भी फैसले पे फोर्स नहीं करूंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी होगी तुम वो कर सकते हो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, रांझी को यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इसकी मदद कर देना। इतना कहने के बाद रांझी के फादर वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को बातियान रांझी को अपने कमरे में लाकर वहाँ पर उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बातियान रांझी से कह रहा था, देखो रांझी, मैं यहाँ पर अपनी ना थंडर फायर पावर तुम्हें ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम उसे अच्छी तरह से हैंडल कर लोगी ना तो वो पावर तुम्हें तुम्हारे मार्शल किंग रेल्म को ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन कोशिश करना कि तुम इसे हैंडल कर सको। लेकिन हाँ, कभी भी ऐसा मत करना कि मैंने जो तुम्हें अपनी थंडर फायर पावर दी है उसको किसी और को बताना, ना ही कभी इसका इस्तेमाल किसी और को करने देना। हमेशा इसे सिर्फ अपने पास रखना और अपने से दूर भी मत जाने देना। जिस पर रांझी मान जाती है। इसके बाद तो बातियान ने अपनी थंडर फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे रांझी के अंदर ही ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। इस वजह से शुरुआत में रांझी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती, क्योंकि बातियान अभी उससे ज्यादा आगे लेवल पर है, तो उसकी पावर को संभालना रांझी के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाला था। फिर भी वो वहाँ पर हिम्मत करते हुए उस पावर को संभालने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर में वो उसे संभाल कर खुद के अंदर एब्सॉर्ब भी कर जाती है, जो देखकर बहुत ज्यादा खुश थी वो। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को संभालना इतना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे उसने वहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को अपने अंदर डाला था, शुरुआत में तो उसे लग रहा था कि वो उसे कंट्रोल कर लेगी, लेकिन अगले ही पल वो पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उसकी वजह से रांझी वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। इसलिए बातियान उसे वहाँ पर संभालता है। बातियान खुद में कह रहा था, मैंने कहा था कि मेरी थंडर फायर पावर थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, कुछ टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद तुम होश में आ जाओगी। तुमने यहाँ पर इस पावर को कंट्रोल तो कर ही लिया है।
इसके बाद वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह रांझी की जैसे आंख खुलती है, वो अपने सामने बातियान को देखती है। उसे देखते तो वो घबरा गई थी कि बातियान यहाँ पे क्या कर रहा है। वो जल्दी से पीछे हट जाती है। बातियान कह रहा था, अरे वाह तुम उड़ गई, कैसा लग रहा है अभी, अच्छा लग रहा है या फिर अभी भी तुम्हें अपने अंदर कमजोरी लग रही है। जिस पर रांझी कह रही थी, अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन रात को मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरा तो खुद के ऊपर होश ही नहीं था, इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। बातियान कह रहा होता है, ये बात है तो अच्छा है, अगर तुम्हें कभी भी थंडर फायर पावर के बारे में या फिर अपने कल्टीवेशन के बारे में कुछ पूछना होना तो बेफिक्र मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा। जिस पर रांझी उसका शुक्रिया करते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बातियान भी वहाँ से अपना कल्टीवेशन करने के लिए निकल जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।